नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल IRU ऑलराउंडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम BRO MSW मिशन की क्लास 3 देखने वाले हैं। इसमें जो टॉपिक है वो है कंक्रीट एंड कंक्रीट मिक्सिंग। इस क्लास में कंक्रीट के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास में हम आगे बढ़ते। तो इस क्लास में हम सबसे पहले जो टॉपिक देखने वाले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर पे कंक्रीट क्या है, 2 नंबर पे देखेंगे कंक्रीट के गुण, 3 नंबर पे देखेंगे कंक्रीट के प्रकार, 4 नंबर पे हम देखने वाले हैं कंक्रीट पर किए जाने वाले परीक्षण, और 5 नंबर पे हम देखेंगे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन अनुपात, और 6 नंबर पे हम देखेंगे कंक्रीट मिक्स अनुपात के प्रकार, और 7 नंबर पे हम देखेंगे कंक्रीट अनुपात के ग्रेड। तो ठीक है, तो टॉपिक हमने आपको बता दिए। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कंक्रीट। कंक्रीट एक निर्माण सामग्री है जो सीमेंट एवं कुछ अन्य पदार्थों का मिश्रण होती है। कंक्रीट की यह विशेषता है कि यह पानी मिलाकर छोड़ देने के बाद धीरे धीरे ठोस एवं कठोर बन जाता है। इस प्रक्रिया को जलीयकरण हाइड्रेशन कहते हैं। इस रासायनिक क्रिया में पानी सीमेंट के साथ क्रिया करके पत्थर जैसा कठोर पदार्थ बनाती है, जिसमें अन्य चीजें बन जाती है। कंक्रीट का प्रयोग सड़क बनाने, पाइप निर्माण, भवन निर्माण, नींव बनाने व पुल आदि में होता है। तो कंक्रीट तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कंक्रीट किस प्रकार से होता है, कंक्रीट का कैसे उपयोग करते हैं। जैसा कि आप ये भी पता है, कंक्रीट का उपयोग सड़क बनाने, पाइप निर्माण और भवन निर्माण और नींव बनाने, पुल आदि में होता है। और जब कंक्रीट को भिगोने के बाद, कंक्रीट को एक जगह पे सेट करने के बाद वो धीरे धीरे ठोस व कठोर बनता जाता है। तो इतना हमारी आशा है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे है वाणिज्य भवन के लिए कंक्रीट बिछाई जा रही है, और कंक्रीट का उपयोग 2000 साल ईस्वी सन पूर्व से होता आ रहा है। कंक्रीट के गुण उन पदार्थों पर निर्भर होते हैं जिनसे ये बनाया जाता है, परंतु प्रधानतः वे उस पदार्थों पर निर्भर होते हैं जो पत्थर, गिट्टी आदि को परस्पर चिपकाने के लिए प्रयुक्त होता है। 19वीं शताब्दी में पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार के पहले इस काम के लिए केवल चूना उपलब्ध था, परंतु अब चूने के कंक्रीट का भी उपयोग केवल वही होता है। तो कंक्रीट का उपयोग 2000 साल ईस्वी सन 2000 साल से पूर्व से होता आ रहा है। कंक्रीट के गुण उन पदार्थों पर निर्भर करते हैं जिनसे ये बनाया जाता है, परंतु प्रधानतः वे उस पदार्थ पर निर्भर रहते हैं जो पत्थर, गिट्टी आदि को परस्पर चिपकाने के लिए प्रयुक्त होता है। 19वीं शताब्दी में पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार से पहले सिर्फ कंक्रीट बनाने के लिए इनका कहना है चूना उपलब्ध था तब, लेकिन जब से सीमेंट का आविष्कार हुआ है तब से कंक्रीट के लिए सीमेंट का ही उपयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, और चूने के कंक्रीट का उपयोग केवल वही होता है जहां अधिक पुष्टता की आवश्यकता नहीं रहती। अधिक पुष्टता के लिए सीमेंट कंक्रीट का उपयोग होता है। सीमेंट कंक्रीट को इस्पात से ढूंढ करके उन स्थानों में प्रयुक्त किया जा सकता है जहां लपने या मुड़ने की संभावना रहती है। जैसे धरनों अथवा स्तंभों में कंक्रीट एक बहुत यूजफुल एलिमेंट्स है जिसका पुल एंड बिल्डिंग मेकिंग। तो चूने के कंक्रीट का उपयोग केवल वही होता है जहां अधिक पुष्टता की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब जहां ज़्यादा भार या ज़्यादा सामर्थ्य या ज़्यादा कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ होती है उसकी ज़्यादा जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है वहीं पर चूने के कंक्रीट का उपयोग करते थे। और कंक्रीट एक बहुत ही यूजफुल एलिमेंट्स है जिसका पुल तथा बिल्डिंग मेकिंग में
उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है किया जाता है जिसमें पूरी संगतता आ सके। सपाट चौरस सतहों के लिए ऐसे कंपनकारियों का प्रयोग किया जाता है जो सतह के ऊपर रखे जाते हैं, परंतु धरनों और दीवारों के लिए कंक्रीट के भीतर डाली जाने वाली कंपनकारियों से काम लिया जाता है। किंतु यदि कंक्रीट के भीतर कंपनकारियों को डालने की सुविधा भी न हो तो ऐसे बाहरी कंपनकारियों का उपयोग किया जाता है जो साँचे को हिलाते हैं और इस प्रकार के कंक्रीट का संघनन होता जाता है। तो जिसमें पूरी संगतता आ सके, सपाट और चौरस प्लेन सीमेंट कंक्रीट सपाट और चौरस सतहों के लिए ऐसे कंपनकारियों का प्रयोग किया जाता है, परंतु धरनों और दीवारों के लिए कंक्रीट के भीतर डाले जाने वाले कंपनकारियों से काम लिया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कम कुटाई तो हानिकारक है ही, परंतु कुटाई या कंपन की अधिकता भी हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इससे कंक्रीट के अवयव अलग होने लगते हैं और उसमें मधुमक्खियों के छत्ते की तरह रिक्त स्थान बन जाने की संभावना रहती है। यह चेतावनी देना उचित है कि पूर्ण संगतता के बदले केवल 85% संगतता उत्पन्न की जाए तो स्पष्टता पूर्ण संघन कंक्रीट की कुल 15% ही उत्पन्न होगी। कंक्रीट में अगर मधुमक्खियों के छत्ते की तरह रिक्त स्थान बन जाने की संभावना रहती है तो यह चेतावनी देना उचित है कि पूर्ण संगतता के बदले 85% ही संगतता उत्पन्न की जाएगी। मतलब जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो 85% संगतता के उत्पन्न हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 85%। ठीक है, तो इतना, और संघन कंक्रीट की कुल 15% ही उत्पन्न होगी। कितनी होगी? 15%। ठीक है, कंक्रीट को परिपक्व करना जब तक कंक्रीट कड़ा होता रहता है तब तक उसे आर्द्र रखना चाहिए। इस क्रिया को परिपक्वीकरण पक्का करना कहते हैं। यह अंत महत्वपूर्ण कड़ा होने की क्रिया में जितना पानी सीमेंट रासायनिक संयोग के लिए आवश्यक है उतना ही उसे मिलता है। यदि कंक्रीट को ठीक प्रकार से परिपक्व न किया जाए तो स्पष्टता बहुत कम हो जाती है। कंक्रीट की स्पष्टता अधिकांश 2-3 सप्ताहों में उत्पन्न होती है। अतएव इतने समय तक ही आर्द्र रखना आवश्यक है कंक्रीट को। यदि इस समय में कंक्रीट सूखे वातावरण में रहता है तो उसे अधिक संकोच हो जाता है और परिणामतः वो फट जाता है। तो सीमेंट के रासायनिक संयोग के लिए उसमें आवश्यक क्या होता है? उसमें उतना ही उसे संयोग के लिए उसे मिलता रहे। यदि कंक्रीट को ठीक प्रकार से परिपक्व न किया जाए तो स्पष्टता कम हो जाती है। मतलब अगर कंक्रीट को ठीक तरह से न भिगोया जाए या कंक्रीट में किसी प्रकार की हम कमी छोड़ दें, जैसे पानी ज़्यादा हो गया या उसमें रेत ज़्यादा हो गई या गिट्टी ज़्यादा हो गई या सीमेंट कम हो गया, तो उसी के अधिकांश जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, कंक्रीट के अधिकांश के तहत उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। और कुछ यदि इस कंक्रीट को ऐसे समय में सूखे वातावरण में अगर हम रखते हैं तो कंक्रीट फटने लगता है। मतलब उसमें दरारें आ जाती है, उसमें क्रैक्स आने लग जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है यदि ताप अधिक हो तो कंक्रीट की पुष्टता कम समय में आती है। इसलिए जाड़े की अपेक्षा गर्मी के दिनों में साँचा कम से कम में हटाया जा सकता है। यदि कंक्रीट को बहुत शीघ्र परिपक्व करना रहता है तो कंक्रीट भाप से तप्त किया जाता है। बहुधा सड़क बनाने में ऐसा करना पड़ता है क्योंकि सड़कों को 2-3 सप्ताह तक बंद रखने में असुविधा होती है। यदि ताप अधिक हो, मतलब गर्मी अधिक हो
और तो कंक्रीट की पुष्टता कम समय में आती है, मतलब ज़्यादा गर्मी में कंक्रीट जल्दी सेट होने लगता है। तो कंक्रीट की जो सेट होने की क्षमता है वो गर्मी में ज़्यादा होती है, इसलिए जाड़े की अपेक्षा गर्मी के दिनों में साँचा कम समय में हटा जा सकता है। ठीक है, तो अनुमान जितने ज़्यादा दिन हम कंक्रीट के लिए साँचा रखते हैं, गर्मी के दिनों में उससे कम दिनों में ही आप साँचा हटा सकते हैं। मतलब कंक्रीट का अगर आप कंक्रीट को 21 दिन तक साँचा लगाते हैं, जैसे हम स्लैब के लिए 21 दिन तक साँचा लगा के रखते, उसको सपोर्ट लगा के रखते, मतलब अगर गर्मी के दिन हो तो उसमें आप 18 दिन या 19 दिन भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे है, यदि कंक्रीट बहुत ही शीघ्र परिपक्व करना रहता है तो कंक्रीट भाप से तप किया जाता है। बहुधा सड़क बनाने में ऐसा करना पड़ता है क्योंकि सड़कों के 2-3 सप्ताह तक बंद रखने में असुविधा रहती है। मतलब जितनी भी कंक्रीट की सड़कें बनाई जाती है वो जल्दी और डांबर कंक्रीट से बहुत जल्दी काम में आई जाती है, और इसलिए कंक्रीट की सड़कों का अब निर्माण होने लगा है। ठीक है, अगला है 11 नंबर पे हम देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक, कंक्रीट के गुण। तो कंक्रीट के गुण देखते हैं। पहला है 28 दिन बाद संपीड़न क्षमता मिश्रण पाउंड प्रति वर्ग इंच प्रयोग। दूसरा है 1:2, 2:4 और 2250 प्रबलित रिइंफोर्समेंट कंक्रीट में काम। तीसरा है 1:1, 1:3, 2850 मेहराब स्तंभ पानी की टंकियों और पानी के अन्य कामों के लिए। ये जो हम बता रहे हैं ये कंक्रीट के गुण हैं, तो इसे आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस कंक्रीट के गुण कंक्रीट के गुणों पर एग्जाम में 6 से 7 सवाल आपको ज़रूरत से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। अगला है 1:1, 1:2 और 3450 पूर्व प्रबलित प्रेस्टेड कंक्रीट और ऐसी संरचनाओं में जहां विशेष पुष्टता की आवश्यकता होती है। ठीक है, सादा कंक्रीट जो प्रबलित रिइंफोर्समेंट नहीं रहता उसे सादा प्लेन कंक्रीट कहते हैं। साधारण बोझ वाली दीवारों की नींवों में साधारणतः 1:3, 3:6 का भी सीमेंट कंक्रीट दिया जाता है। जो प्रबलित रिइंफोर्स नहीं रहता उसे सादा प्लेन कंक्रीट यहाँ पे हम कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आपको सवाल पूछ सकता है कि जो प्रबलित रिइंफोर्समेंट नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, तो उसे सादा प्लेन कंक्रीट कहते हैं। तो 1:3, 3:6 का भी सीमेंट का दिया जाता है। यदि भूमि का कड़ी हो तो खंभों की नींवों में ऐसा कंक्रीट दिया जा सकता है। तनाव में ऐसा कंक्रीट बहुत पुष्ट नहीं होता, और जब किसी भी भाग में तनाव पड़ने की आशंका रहती है तब उसे इस्पात की छड़ों से प्रबलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए। 1:3 का भी सीमेंट कंक्रीट दिया जाता है। यदि 1:3, 3:6 का भी सीमेंट कंक्रीट दिया जाता है। यदि भूमि का कड़ी हो तो खंभों की नींवों में भी ऐसा कंक्रीट दिया जा सकता है। तनाव में ऐसा कंक्रीट बहुत पुष्ट नहीं होता, और जब किसी भाग में तनाव पड़ने की आशंका रहती है तब उसे इस्पात की छड़ों से प्रबलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे है कंक्रीट के ग्रेड पूर्ण रूप से सीमेंट, रेत तथा मिलावे के अनुरूप पर निर्भर करता है। कंक्रीट के ग्रेड को समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। M10 कंक्रीट की ग्रेड को इस प्रकार समझते हैं।
कंक्रीट के ग्रेड पूर्ण रूप से सीमेंट रेत तथा मिलावे के अनुपात पर निर्भर करता है। कंक्रीट को ग्रेड के समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। M10 कंक्रीट की ग्रेड को इस प्रकार समझते हैं कि M का अर्थ है मिक्स। M का अर्थ होता है मिक्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, M का अर्थ होता है मिक्स होता है, और 10 का अर्थ होता है कि 28 दिन तक तराई करने के बाद उस कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूनतम स्क्वायर mm होगी। ठीक है, तो M का अर्थ होता है यहाँ पे मिक्स, और 10 का अर्थ होता है 28 दिन तक तराई करने के बाद उस कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य। आगे है M15 तथा M20 ग्रेड की कंक्रीट सामान्य ग्रेड की कंक्रीट कहलाती है। ठीक है, M15 का तात्पर्य यह है कि लगातार 28 दिन तक तराई करने पर इस कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य 15 न्यूनतम स्क्वायर mm होगी। तो इतना आप लोगों को आशा है, इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंक्रीट के बारे में किसी भी तरह के कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो हम क्लास बता रहे हैं उस क्लास को आप बीच से बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास को बीच से स्किप करेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। आगे है M20 कंक्रीट का अर्थ यह है कि 28 दिन तक लगातार तराई करने पर इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूनतम स्क्वायर mm होगी। ठीक है, आगे है मुख्य प्रबलित कार्य हेतु M20 का इससे अधिक ग्रेड की कंक्रीट ही यूज की जा सकती है। ठीक है, तो जो मुख्य प्रबलित कार्य हेतु M20 या इससे अधिक ग्रेड की कंक्रीट ही ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। मतलब हम जिस भी प्रकार का कंक्रीट करते हैं, जैसे कॉलम का हो गया, बीम का हो गया, स्लैब का हो गया, तो उसके लिए M20 कंक्रीट का ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। RCC कंक्रीट में भी और PCC कंक्रीट में भी M20 ग्रेड के कंक्रीट का उपयोग करते हैं। तो M25 से लेकर M55 तक 55 ग्रेड की कंक्रीट मानक ग्रेड की कंक्रीट कहलाती है। ठीक है, तो जितनी भी M25 और M55 से 25 और 55 ग्रेड की जितनी भी कंक्रीट होती हैं वो मानक ग्रेड की कंक्रीट कहलाती है। M60 ग्रेड से ऊपर की कंक्रीट उच्च ग्रेड की कंक्रीट कहलाती है। तो जो M60 के ऊपर ग्रेड की कंक्रीट होती है वो सबसे ज़्यादा उच्च मतलब अच्छे ग्रेड की कंक्रीट कहलाती है। ठीक है, अब कंक्रीट के ग्रेड के अनुसार अनुपात M5 एकास 1:5:10 सीमेंट सैंड एग्रीगेट, मतलब 1 घमेला सीमेंट, 5 घमीले रेती और 10 घमीले इसमें एग्रीगेट। ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए। M7 1:4:8 सीमेंट सैंड एग्रीगेट, M10 1:3:6 सीमेंट सैंड एग्रीगेट, M15 1:2:4 सीमेंट सैंड एग्रीगेट, M20 1:1.53 सीमेंट सैंड एग्रीगेट, M25। तो जो M20 कंक्रीट है हमारा, यहाँ पे देखिए थोड़ा ज़्यादा दिया है, इसमें ज़्यादा है रेत की, जो रेत की मात्रा होती है वो इसमें ज़्यादा होती है। किसमें? M20 कंक्रीट में। ठीक है, अगला है M25। M25 है 1:1:2 सीमेंट सैंड एग्रीगेट। तो कंक्रीट के ये हो गए
कंक्रीट के ग्रेड। ठीक है, अब जानेंगे कंक्रीट के प्रकार। हमारा इस क्लास का तीसरा टॉपिक है कंक्रीट के प्रकार। आगे है, अगला टॉपिक है कंक्रीट के प्रकार। और कंक्रीट के अब देखेंगे कंक्रीट की कौन कौन से प्रकार होते हैं, और इन सारे प्रकारों को अच्छी तरह से बहुत बढ़िया तरीके से हम इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है, इस कंक्रीट में रेत, बजरी, सीमेंट और पानी का मिश्रण होता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन टेनासाइल स्ट्रेंथ कम होती है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का ब्योरों के लिए IS 456 का उपयोग किया जाता है। तो जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है, इस कंक्रीट में रेत, बजरी, सीमेंट और पानी का मिश्रण होता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन यह टेनासाइल स्ट्रेंथ कम होती है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का ब्यौरा के लिए IS 456 का किया जाता है। इस कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूनतम पर mm² 10 MPa -60 MPa और वाटर सीमेंट अनुपात 0.40 से 0.7 mm तक होता है। यह पथ इमारतों, बांध, सुरंग की लाइनिंग यदि के निर्माण में उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, यह IS, इसमें जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है उसमें IS कोड 456 का उपयोग करते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के ब्यौरा के लिए IS 456 का उपयोग किया जाता है। इस कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूनतम पर mm -60 से 0.40 से 0.7 तक होती है, और यह प्लेन सीमेंट कंक्रीट इमारतों, बांध, सुरंग की लाइनिंग यदि के निर्माण में उपयोग की जाती है। ठीक है, आगे है, अगला है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो इस रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट को अब हम समझेंगे। तो इस कंक्रीट में रेत, बजरी, सीमेंट और पानी के अलावा स्टील या अन्य टेनासाइल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, और स्टील के कारण कंक्रीट की टेनासाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का ब्यौरे के लिए IS 456 का उपयोग किया जाता है। इस कंक्रीट में वाटर सीमेंट अनुपात, इस कंक्रीट में रेत, बजरी, सीमेंट और पानी के अलावा स्टील या अन्य वो भी होते हैं। ठीक है, आगे है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इस कंक्रीट में रेत, बजरी, सीमेंट और पानी के अलावा स्टील या अन्य टेनासाइल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, और स्टील के कारण कंक्रीट की टेनासाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के ब्यौरों के लिए IS 456 का उपयोग करते हैं। मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट की ही तरह रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए ही भी 456 IS कोड का उपयोग करते हैं। एक कोड ज़रूर से याद कर लीजिएगा कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के कोड यूज होते हैं, और वो कोड है 456। तो कोड को आप ज़रूर याद रखिएगा, इस पर आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 456 का उपयोग किया जाता है। इस कंक्रीट में वाटर सीमेंट अनुपात 0.40 से 0.7 तक होता है। इस कंक्रीट का उपयोग स्तंभ, सज्जा तथा रिटेनिंग वॉल, वाटर टैंक और पुल आदि के निर्माण के लिए होता है। तो
जो हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, इसका उपयोग स्तंभ, छज्जा, छत, रिटेनिंग वॉल और वाटर टैंक, पुल आदि के निर्माण के लिए होता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों की आशा है कि इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आगे है 3 नंबर पे है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। तो जो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट होता है उसके बारे में अब देखेंगे। इस प्रकार के कंक्रीट में केवल रेत, बजरी, सीमेंट और पानी का मिश्रण होता है। मतलब जो हमारी रेत होती है, रेत, बजरी, मतलब जो बारीक है आती चूरी आती है, जो गिट्टी और सीमेंट मिक्स होती है, उसमें जो उससे बजरी कहते हैं, रेत, बजरी, सीमेंट और पानी का मिश्रण होता है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में। लेकिन मिश्रण को इस तरह बनाया जाता है कि स्थायित्व और क्षमता सामान्य कंक्रीट से अधिक होती है। हाई परफॉर्मेंस आगे है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। इस कंक्रीट में केवल रेत, बजरी, सीमेंट और पानी का मिश्रण होता है, लेकिन मिश्रण को इस तरह बनाया जाता है कि स्थायित्व और क्षमता सामान्य कंक्रीट से अधिक हो। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए IS 1262 का उपयोग किया जाता है। इस कंक्रीट में वाटर सीमेंट अनुपात 0.35 से 0.35 या 0.35 से कम होता है। कितना होता है? इस हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में, इस कंक्रीट में वाटर सीमेंट अनुपात 0.35 से 0.35 से ही 35 से कम होता है। ठीक है, इस कंक्रीट में केवल और केवल रेत, बजरी और सीमेंट का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे है इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम से कम 50 न्यूनतम पर mm होती है। इस कंक्रीट का उपयोग पानी वाली जगह के कंक्रीट भरने के लिए, नाभिकीय संयंत्रों, समुद्री संरचना आदि के निर्माण में किया जाता है। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। इस कंक्रीट में आगे है अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। इस कंक्रीट में पोर्टलैंड सीमेंट, सिलिका, फ्यूम, कॉर्टोजर, फ्लोर, फाइन सिलिका, सैंड, हाई रेज, वाटर, रिसुडर, पानी, स्टील या ऑर्गेनिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। इस कंक्रीट में वाटर सीमेंट अनुपात कम होता है। इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम से कम 120 न्यूनतम पर mm² होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कौन से कंक्रीट की? अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की 120 न्यूनतम पर mm² इसकी स्ट्रेंथ कम से कम होती है। ठीक है, यह कंक्रीट अपनी क्षमता और स्थायित्व के कारण यह महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रयुक्त की जाती है, जैसे पुल, प्रीकास्ट पाइल्स और प्री ट्रेस गिडर्स इत्यादि के निर्माण में इस कंक्रीट का उपयोग होता है। तो इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आशा है हमें कि जो भी हम इस वीडियो में और इस क्लास में, वीडियो में और क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इस पर चाहे तो आप इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है, आगे है अन्य प्रकार। इसके अलावा कुछ कंक्रीट के प्रकार है प्री टेस्टेड कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट, हाई डेंसिटी कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट, हाई स्ट्रेन कंक्रीट, शॉर्टक्रीट कंक्रीट, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, रैपिड स्ट्रेन कंक्रीट आदि इत्यादि कंक्रीट के प्रकार है। तो ये हो गए कंक्रीट के प्रकार। आगे कंक्रीट के प्रकार आगे भी है। कंक्रीट की गुणवत्ता के लिए परीक्षण विधियां इस्तेमाल हो रहे। सीमेंट की गुणवत्ता के लिए परीक्षण के सेटलिंग टाइम, साउंडनेस, फाइननेस, मॉडुलस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आदि के परीक्षण
कंक्रीट के प्रकारों में किए जाते हैं। ठीक है, आगे है एग्रीगेट बजरी की गुणवत्ता के लिए ग्रेडेशन वैल्यू, फाइननेस, मॉडुलस, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर एबोरेशन, इम्पैक्ट वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू, फल्कीनेस एंड इलोगेशन यदि परीक्षण किए जाते हैं। इस्तेमाल हो रहे एडमिक्सचर के लिए रिलेटिव डेंसिटी, पीएच, ड्राई मटेरियल कंटेंट तथा क्लोराइड कंटेंट आदि के परीक्षण कराए जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक 3 माह में इस्तेमाल हो रहे जल की गुणवत्ता का परीक्षण कंक्रीट में किया जाता है, जिसमें क्षारता व कठोरता आदि शामिल है। तो जितने भी कंक्रीट के ऊपर और कंक्रीट के प्रकारों के ऊपर जानकारी बनती है वो हम सब इस क्लास में आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे आपने देखे कंक्रीट के प्रकार और कंक्रीट की कुछ और अन्य जानकारी। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अगला है कंक्रीट पर किए जाने वाले कुछ मुख्य परीक्षण। मतलब जो कंक्रीट पर कुछ कंक्रीट होने के बाद कुछ मुख्य परीक्षण किए जाते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। चलिए उसे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, स्लम टेस्ट फ्रेश कंक्रीट होने पर होने वाले परीक्षणों में से यह एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। इस परीक्षण के द्वारा कंक्रीट की कार्य क्षमता की जांच की जाती है। ये कौन सा परीक्षण है, ध्यान से याद रखिएगा, ये स्लम टेस्ट परीक्षण है, कंक्रीट स्लम टेस्ट परीक्षण। अब देखते हैं ये क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। फ्रेश कंक्रीट पर होने वाले परीक्षणों में से यह सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है। कौन सा, स्लम टेस्ट परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा कंक्रीट की कार्य क्षमता की जांच की जाती है। वर्कबिलिटी पैरामीटर कंक्रीट के कई सारे गुण को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, फ्रेश कंक्रीट की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए सैंपल कंक्रीट का उपयोग होने से पहले बेचिंग प्लांट से लिए जाते हैं और अविलंब उनका परीक्षण नहीं वही साइट पर ही किया जाता है। ठीक है, तो कंक्रीट पर किए जाने वाले परीक्षणों में से स्लम टेस्ट परीक्षण ये फ्रेश कंक्रीट होने वाले परीक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और इसकी परीक्षण द्वारा कंक्रीट जो मतलब काम करता है, कार्य करता है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता की जांच होती है, उसे वर्कबिलिटी और पैरामीटर की मदद से कंक्रीट के कई सारे गुणों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा अच्छा करता है और बढ़िया तरीके से कंक्रीट को सेट होने में स्लम टेस्ट मदद करता है। ठीक है, आगे है कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट। कठोर कंक्रीट होने पर अगला हम देखने वाले कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट। कठोर कंक्रीट पर होने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है। इस परीक्षण के द्वारा कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेन की माप की जाती है। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट है वो कंक्रीट में कंक्रीट कितना कठोर है, कितना सख्त है और कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, उसके लिए दोस्तों ये कंक्रीट पर कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेन की माप की जाती है। कठोर कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल का कलेक्शन बेचिंग प्लांट इस्तेमाल की जगह से किया जाता है। सैंपल कलेक्शन करने की एक खास विधि है जिसके अनुसार सैंपलिंग किया जाता है। तदुपरांत इस अनुकूलित ताप और आर्द्रता पर इसे रखा जाता है। ठीक है, तो आशा है कि आपको कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट समझ में आ गया होगा। कठोर कंक्रीट होने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है। कौन सा है ये, कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट। ठीक है, पहला हमने बताया स्लम कोन टेस्ट, स्लम टेस्ट। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट। आगे है कंक्रीट के गुण
आगे है, कंक्रीट में अपेक्षाकृत उच्च संपीड़न शक्ति होती है। निचोड़ने पर टूटने का प्रतिरोध करती है, लेकिन काफ़ी कम तन्य शक्ति। टूटने के लिए कमज़ोर जब अलग खींची जाती है तब कंक्रीट बनाते समय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आमतौर पर सीमेंट के लिए पानी के लिए अनुपात से नियंत्रित किया जाता है, और प्रबलित कंक्रीट बनाने के लिए एडिस्टिव आमतौर पर स्टील द्वारा तन्य शक्ति को बढ़ाया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंक्रीट रेत जो एक महीन समुच्चय है, गिट्टी जो एक मोटा समुच्चय है, सीमेंट जिसे बाइंडर के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, और पानी जो एक योज्य है, ये बना है। ठीक है, तो कंक्रीट तो जो भी हम इस क्लास में पढ़ा रहे, आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से उसे समझने की कोशिश करिएगा। चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लेके इसे दोबारा से अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो आप क्लास को थोड़ा फास्ट या कम स्पीड, थोड़ी फास्ट या कम करके भी इसे देख सकते हैं। प्रबलित कंक्रीट, कंक्रीट में अपेक्षाकृत उच्च संपीड़न शक्ति होती है, लेकिन तन्य शक्ति काफ़ी कम होती है। नतीजतन क्षतिपूर्वक के बिना कंक्रीट लगभग हमेशा तन्यता तनाव यांत्रिकी मोहर का चक्र से विफल हो जाएगा। भले ही संपीड़न में लोड किया गया हो, लेकिन इसका व्यावहारिक निहितार्थ यह है कि तन्यता तनाव के अधीन ठोस व तत्वों को उन सामग्रियों से मजबूत किया जाना चाहिए जो तनाव में है। अक्सर स्टील कम तनाव के स्तर पर कंक्रीट की लोच अपेक्षाकृत स्थिर होती है, लेकिन उच्च तनाव के स्तर पर कम होने लगती है। जो हमारा स्टील होता है, मतलब जो हम कंक्रीट में लोहे का उपयोग करते हैं, वो और तनाव के कारण भी सभी ठोस संरचनाएं कुछ हद तक टूट जाएंगे। कंक्रीट जो लंबी अवधि की ताकतों के अधीन है, रेंगने के लिए प्रवण है। कंक्रीट का घनत्व अलग अलग होता है, लेकिन लगभग 2400 किलोग्राम प्रति घन मीटर 150 पाउंड घन फीट होता है। तो ठीक है, तो जो हमारा कंक्रीट जो लंबी अवधि की ताकत के अधीन होता है, उसे रेंगने के लिए प्रवण कंक्रीट का घनत्व दोनों में अलग अलग होता है। कितना होता है? एक होता है 2400 और एक होता है 150 पाउंड और घन फीट होता है। 150 घन फीट और 150 पाउंड ही होता है। ठीक है, आगे है, प्रबलित कंक्रीट का सबसे सामान्य रूप है सुदृढ़ीकरण। अक्सर स्टील रिबार, जार, सर्पिल, बार और अन्य रूप से होता है। विभिन्न सामग्रियों के संरचनात्मक फाइबर उपलब्ध है। कंक्रीट को आंतरिक स्टील केबल्स, टेंडन का भी उपयोग करके पृष्ठीय तन्य तनाव को कम करना है भी किया जा सकता है, जो केवल प्रबलित कंक्रीट के साथ व्यावहारिक होने की तुलना में लंबे समय तक बीम या स्लैब की अनुमति देता है। मौजूदा कंक्रीट संरचनाओं का निरीक्षण गैर विनाशकारी हो सकता है यदि सीमेंट हथौड़ा जैसे उपकरण के साथ किया जाता है, जिसे कभी कभी क्षेत्र में सापेक्ष ठोस ताकत का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण वंचित, जो पृष्ठीय तन्य तनाव को कम करने के लिए कंक्रीट में उपयोग किया जाता है, जो केवल प्रबलित कंक्रीट के साथ व्यावहारिक होने की तुलना में लंबे समय तक बीम या स्लैब की अनुमति देता है। मतलब जो पृष्ठीय कंक्रीट, बीम और कंक्रीट में इसका जो पृष्ठीय कंक्रीट है, मतलब प्रबलित कंक्रीट, उसका कहाँ उपयोग होता है? उसका उपयोग होता है बीम और कॉलम जैसे अच्छे बड़े बड़े कॉलम हो गए, बीम हो गए, उसके लिए
पृष्ठीय तन्य तनाव को कम करने के लिए और जो केवल प्रबलित कंक्रीट के साथ व्यवहारिक होने की तुलना में लंबे समय तक बीम और स्लैब की अनुमति देता है, मतलब लंबे समय तक टिकाऊ व ठोस रहता है, वह उसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है, उसे प्रबलित कंक्रीट के साथ लंबे समय तक रख देते हैं। ठीक है, आगे है कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कंक्रीट की अंतिम शक्ति जल सीमेंट अनुपात डब्ल्यू सेमी डिजाइन घटकों और मिश्रण प्लेसमेंट और इलाज के तरीकों से प्रभावित होती है। सभी चीजें समान होने के कारण कम पानी सीमेंट अनुपात वाला कंक्रीट उच्च अनुपात वाले कंक्रीट की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है। सीमेंट सामग्री की कुल मात्रा पोर्टलैंड सीमेंट, स्लैग सीमेंट, पोजोलन ताकत, पानी की मांग, संकोचन, घर्षण प्रतिरोध और घनत्व को प्रभावित कर सकता है। सभी कंक्रीट स्वतंत्र रूप से फटेंगे, चाहे उसमें पर्याप्त संपीड़न शक्ति हो या नहीं। वास्तव में उच्च पोर्टलैंड सीमेंट सामग्री मिश्रण वास्तव में जल योजन दर में वृद्धि के कारण अधिक आसानी से दरार कर सकता है। जैसे ही कंक्रीट अपनी प्लास्टिक अवस्था से ठोस में हाइड्रेट होता है, सामग्री सिकुड़ जाती है। प्लास्टिक संकोचन में दरारें प्लेसमेंट के तुरंत बाद हो सकती है, लेकिन अगर वाष्पीकरण दर अधिक है तो वे वास्तव में परिष्करण कार्यों के दौरान वास्तव में हो सकती हैं। उदाहरण के लिए गर्म मौसम या हवादार दिन में। तो जो सामग्री हमारी कुल सामग्री मात्रा में होती है, पोर्टलैंड सीमेंट, स्लैग सीमेंट और सीमेंट पोजोलन की ताकत पानी की मांग करती है। संकोचन, घर्षण प्रतिरोध और घनत्व को भी प्रभावित कर सकता है। सभी कंक्रीट स्वतंत्र रूप से फटेंगे, चाहे उसमें पर्याप्त संपीड़न शक्ति हो या ना हो। तो आशा है कि इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते वीडियो का, चाहे उसे लिख भी सकते। ठीक है, आगे है अगला है कंक्रीट मिक्स अनुपात। अब देखेंगे हम कंक्रीट मिक्स अनुपात, कंक्रीट मिश्रण अनुपात क्या है, कंक्रीट मिक्स अनुपात और उसके प्रकार भी देखेंगे। ठीक है, कंक्रीट मिक्स अनुपात क्या है? कंक्रीट मिक्स अनुपात कंक्रीट बनाने के लिए मेकिंग कंक्रीट कठिन लंबे जीवन टिकाऊ कंक्रीट मिश्रण का उत्पादन करने के लिए सही कंक्रीट मिश्रण अनुपात का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे कंक्रीट बनाने की होती है, मेकिंग कंक्रीट की विधि, मतलब कंक्रीट बनाने की जो विधि होती है, उसे लंबे जीवन टिकाऊ कंक्रीट मिश्रण का उत्पादन करने के लिए सही कंक्रीट मिश्रण अनुपात का उपयोग करना बहुत अधिक है। मतलब जो हमारा कंक्रीट होता है उसमें अगर सही से उसका अनुपात ना लिया जाए तो वो थोड़ा कम ताकत वाला, कम स्ट्रेंथ वाला बन सकता है, जिस वजह से हमें योग्य अनुपात में उसे लेना है। कि हमें अगर 2 घमीले रेती ले रहे हैं और 2 घमीले गिट्टी ले रहे हैं तो 1 घमीले सीमेंट लेना होगा। ऐसा नहीं है कि अपने मन से ले लिया और कुछ भी उसमें डाल दिया। आगे है कंक्रीट बनाने के लिए आपको 4 मूलभूत घटकों की जरूरत पड़ती है। 4 मूलभूत घटक होते हैं सीमेंट, रेत, पानी मिश्रण और समस्त एग्रीगेट जैसे सामग्री की आवश्यकता होती है। तो ये तो आपको कंक्रीट बनाने के, एक तो आपको कंक्रीट के 4 घटक पता ही होंगे। ये कंक्रीट के 4 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से? कंक्रीट, रेत, पानी और समस्त एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है गिट्टी। सीमेंट, रेत, पानी और गिट्टी जैसे सामग्री की आवश्यकता होती है। इन चारों घटकों के बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा। अगला है सीमेंट से रेत तक के कुल मिश्रण का ठोस मिश्रण अनुपात मिश्रण की ठोस संपीड़न कॉम्प्रेसिव शक्ति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो जो हमारा कंक्रीट होता है,
सीमेंट से रेत तक कुल मिश्रण का यह ठोस मिश्रण अनुपात मिश्रण की ठोस कॉम्प्रेसिव शक्ति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, सीमेंट का एक भाग, रेत का एक भाग और मिश्रण के कुल 3 भाग मिश्रण एग्रीगेट का यह ठोस मिश्रण कंक्रीट मिक्स के अनुपात लेकर लगभग 2500 से 3000 psi तक ठोस मिश्रण का उत्पादन करेगा। ठीक है, इस सीमेंट, रेत और कुल मिश्रण एग्रीगेट को पानी के साथ मिलकर एक लसदार मिश्रण पेस्ट बनाए जो मिश्रण को कठोर होने तक एक साथ सामग्री को बांध देता है। जो सीमेंट होता है हमारा और जो एग्रीगेट होता है उस मिश्रण को एक लसदार पेस्ट बनाए, उसको जो हम जिसे मसाला कहते हैं उसका एक पेस्ट बनाए और जो मिश्रण को कठोर होने तक सामग्री को वो बांध देगा। ठीक है, अगला है कंक्रीट की यह ताकतवर गुण पानी सीमेंट अनुपात के विलोमानुपाता है। ठीक है, आगे है मूल रूप से इस कंक्रीट को मिश्रण करने के लिए आप जितना अधिक पानी का उपयोग करेंगे कंक्रीट का मिश्रण उतना ही कमजोर होगा। मतलब इन कंक्रीट में जितना आप पानी का उपयोग करते हैं, जितना ज़्यादा पानी आप कंक्रीट बनाते वक्त उसमें उपयोग करेंगे उतना कंक्रीट की ताकत आप खोते चले जाओगे। अगर आपको कंक्रीट की पूरी ताकत चाहिए और कंक्रीट को योग्य रीति से ठोस बनाना है तो उसमें पानी की मात्रा अनुपात के मिलावे के बराबर ही आपको रखनी होगी। ठीक है, आगे है बाल्टी या किसी अन्य प्रकार के मापने वाले उपकरण का उपयोग करके इसे सूखी सामग्री को मापकर सटीक ठोस मिश्रित कंक्रीट मिक्स अनुपात प्राप्त किया जा सकता है। मिक्सिंग अनुपात को मापने से पूरे प्रोजेक्ट में आपके पास लगातार कंक्रीट का मिश्रण होगा। प्रासंगिक है कोड कंक्रीट मिश्रण अनुपात तालिका के लिए IS 456-2000 है। आगे है कंक्रीट मिक्स अनुपात का प्रकार। इसके पहले हमने जाना कंक्रीट मिक्स अनुपात और अब जानेंगे कि कंक्रीट मिक्स अनुपात के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कंक्रीट मिक्स अनुपात के सारे प्रकारों के बारे में अब जानने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। आशा है कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, लेकिन आप इसे क्लास को अच्छी तरह से कंटिन्यू रखिए। IS कोड 456-2000 के अनुसार कंक्रीट मिश्रण अनुपात के 3 अलग अलग हिस्से हैं। सांकेतिक नॉर्मल कंक्रीट मिक्स अनुपात, मानक स्टैंडर्ड मिक्स अनुपात, उच्च शक्ति हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिक्स अनुपात, M15 मिक्स डिजाइन, सांकेतिक नॉमिनल कंक्रीट मिक्स अनुपात। कंक्रीट के लिए विशिष्टताओं ने इन अनुपात में रेत सीमेंट समुच्चय एग्रीगेट्स और पानी को निर्धारित किया है। स्थिर सीमेंट रेत और समुच्चय अनुपात के इन मिश्रणों से पर्याप्त ताकत को सुनिश्चित करते हैं जिसके सांकेतिक नॉमिनल मिश्रण कहा जाता है। आगे है सांकेतिक नॉमिनल कंक्रीट मिश्रण सरलता प्रदान करते हैं और सामान्य परिस्थितियों में उस निर्दिष्ट स्पेसिफाइड में ताकत से अधिक का एक मार्जिन होता है। हालांकि मिश्रित मिक्स सामग्री की परिवर्तनशीलता के कारण दी गई कार्यशीलता के लिए सांकेतिक नॉमिनल कंक्रीट व्यापक रूप से ताकत में भी भिन्न होता है। यह सांकेतिक नॉमिनल मिश्रण अनुपात आमतौर पर छोटे पैमाने पर निर्माण के लिए अपनाया जाता है। इस प्रकार के मिश्रण में यह सांकेतिक नॉमिनल कंक्रीट मिश्रित मिक्स अनुपात और ठोस घटक के अनुपात को पहले से जोड़ा जाता है। पेरीफिक्स्ड
और निर्दिष्ट स्पेसिफिक होते हैं। आगे है 102 कंक्रीट मिक्स फार्मूला। कंक्रीट मिक्स फार्मूला मतलब ये कंक्रीट मिक्स अनुपात के हम प्रकार पढ़ रहे हैं। उदाहरण M15 कंक्रीट ठोस मिश्रण 1:2 1:4। यहाँ सीमेंट की मात्रा का 1 नग, रेत की मात्रा का 2 नग से कुल मिश्रण की मात्रा का 4 नग यहाँ मिश्रण बॉक्स द्वारा मापी गई है। मात्रा यह है, इसे कंक्रीट के व्यंजन विधि भी कहा जाता है। मतलब जो उदाहरण के लिए हमारा M15 कंक्रीट ठोस मिश्रण होता है 1:1 1:2 और 2:4। यहाँ सीमेंट की मात्रा 1 नग है, रेत की मात्रा 2 नग है और कुल मिश्रण की मात्रा का 4 नग है। तो यहाँ मिश्रण बॉक्स द्वारा नापी गई मात्रा इसे कंक्रीट के लिए व्यंजन विधि भी कहा जाता है। ठीक है। आगे है M15 कंक्रीट के अनुपात का प्रकार। मतलब M15 कंक्रीट में कौन सी चीज कितनी मात्रा में होती है ये हम पढ़ रहे हैं। तो M15